नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान पाठ 5 विधायिका के प्रश्न उत्तर हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न, आलोक मानता है कि यदि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है जो जनता की भलाई करे, अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें, शासन का काम उन पर छोड़ दें, तो हमें विधायिका की जरूरत नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। देखो बेटा, वर्तमान समय में आधुनिक व कल्याणकारी राज्यों में विधान पालिका के गठन के बिना सीधे जनता के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का चुनाव असंभव है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में भी राज्यों के आकार बड़े होने के कारण ये संभव नहीं है कि राष्ट्रपति और मंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाए। प्राचीन काल में राजतंत्र में भी राजा को विभिन्न विषयों पर परामर्श करने के लिए एक सभा या समिति हुआ करती थी। तो ये तो अत्यंत आवश्यक है कि पहले एक सभा का गठन किया जाए जिस पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हो, बहस हो, मतदान हो, निर्णय हो। प्रजातंत्री सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें चर्चा, वाद विवाद, विचार विमर्श अति आवश्यक है, जो कि केवल संसद में ही संभव है। संसद में कानून बनने के लिए चर्चा होती है, उसके सभी प्रश्नों का अध्ययन होता है, बजट पास किया जाता है, मंत्रियों और सरकार के सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं व आलोचना की जाती है, संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि सरकार के तीनों अंगों का अपना अपना महत्व है और संसद के बिना सरकार का कार्य नामुमकिन है। नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलें, उससे पहले बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके किताब के जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं, वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा में चैप्टर के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नोत्तर अपन हल करेंगे सेकंड, लेकिन उससे पहले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे अर्धवार्षिक है या वार्षिक। पहले हम छोटे प्रश्नों की बात करते हैं, जैसे कि दल बदल निरोधक कानून किसे कहते हैं। बेटा 1985 में दल बदल को रोकने के लिए संविधान का 52वां संशोधन किया गया और इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। दल बदल को रोकने के लिए फिर 91वां संविधान संशोधन हुआ। और ये भी प्रश्न बनता है कि सदन में दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? सदन का अध्यक्ष। कई बार रिक्त स्थान में इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। प्रश्नकाल अब किसे कहेंगे? प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति जी राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? बेटा 12 सदस्य राष्ट्रपति जी राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न ये भी पूछा जाता है, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? संसद। राज्य की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। अब प्रश्न ये भी बनता है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? बेटा 2 सदन होते हैं भारतीय संसद में, राज्यसभा और लोकसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। बेटा पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर अपन हल करेंगे, उससे पहले कुछ प्रश्न जो परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। विधायिका से आप क्या समझते हैं? हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। विधायिका सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र बिंदु होती है। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण काम है कानून बनाना। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। पहले सरकार की सभी शक्तियां एक ही हाथों में सीमित होती थी, परंतु आज तीनों प्रकार की शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में हैं। सदन को इसकी बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखते हैं और ये किसी भी सरकार को तानाशाही होने से रोकती है। नेक्स्ट प्रश्न, द्विसदनात्मक विधायिका से आप क्या समझते हैं? जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। भारत के 5 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। नेक्स्ट प्रश्न, अब द्विसदनात्मक विधायिका को अपनाने के कारण क्या है? पहला कारण,
वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। और दूसरा, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो सके। द्विसदनात्मक विधायिका वाले 5 राज्यों के नाम बताओ। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न, संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है? ये प्रश्न भी वार्षिक में अर्धवार्षिक में पूछा जाता है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। केवल 5 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। विविधताओं से अब जरूरी क्यों है द्विसदनात्मक विधायिका? विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका का एक लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। मान लो कोई सदन ने निर्णय जल्दबाजी में ले लिया तो दूसरा सदन उस पर पुनर्विचार करेगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले ले तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विधायिका के क्या कार्य हैं? विधायिका यानी संसद। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि संसद के कार्य बताइए। देखो बेटा, विधायिका के कामकाज की अगर अपन बात करते हैं, विधायिका के कामकाज या संसद के काम की बात करें तो सबसे पहला काम है कानून बनाना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधायी कार्य, जिसको कानून बनाने का कार्य कहा जाता है। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना है और जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। वित्तीय कार्य, सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं और इन कामों पर धन खर्च करना पड़ता है। प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद के द्वारा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि सरकार कोई नया कर या प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है, जिसे हम बजट कहते हैं। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। संसद ये भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे न ज्यादा खर्च करे। संसद ये सब बजट के और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। अगला काम है प्रतिनिधित्व का कार्य। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। बहस का मंच, संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की आजादी है। संवैधानिक कार्य, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों में एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। नेक्स्ट कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद चुनाव संबंधी कार्य भी करती है। ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। न्यायिक कार्य, भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने वाले कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। विधायी कामकाज, संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को स्वीकृति देने का काम करती है। ये था संसद के कार्य। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए या विशेष अधिकार शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों का संरक्षण करना है। राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और अस्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है और फिर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को मिल जाता है। इसके अलावा राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद कानून कैसे बनाती है? संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और कानून बनाने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिनकी चर्चा अपन इस प्रकार करते हैं। बेटा, अगर सरल तरीके से कहा जाए तो कानून बनाने की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, 3 वाचन होते हैं। सबसे पहले
जनता की इच्छा के अनुसार कोई विधेयक बनाया जाता है, विधेयक समिति के पास भेजा जाता है, सदन पर चर्चा होती है। तो विधेयक को सदन में रखना पहला चरण है। दूसरे चरण में जो समितियां होती है रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में विधेयक पर बारीकी से विचार विमर्श होता है। सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करता है। सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तीसरा चरण में विधेयक पे वोटिंग होती है, तो या तो विधेयक पारित हो जाएगा या फिर रद्द हो जाएगा। ये 3 चरण हो गए। फिर यही तीनों चरण दूसरे सदन में दोहराए जाते हैं। फिर इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन में भी पहले इसको सदन में रखा जाता है, फिर इस पर चर्चा होती है और फिर तीसरे चरण में इस पर मंजूरी देना यानी वोटिंग होती है। मान लो दोनों सदनों में मतभेद है तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लास्ट में राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। राष्ट्रपति जी के साइन होने पर विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? वैसे मुख्य रूप से विधेयक 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक। इसके अलावा विधेयक को सरकारी विधेयक भी कहते हैं, निजी विधेयक भी कहते हैं, वित्त विधेयक भी कहते हैं, गैर वित्त विधेयक कहते हैं, सामान्य विधेयक कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है और जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगी और संसद इसके लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग करती है। अगर हम उन विधियों की बात करें तो जो संसदीय नियंत्रण के साधन हैं, तरीके हैं, वही संसद को नियंत्रित कार्यपालिका को नियंत्रित करने के तरीके हैं। जैसे कि बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव। हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर हल कर रहे थे। पहला प्रश्न हमने हल किया था। दूसरा, किसी कक्षा में द्विसदनीय प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही थी। चर्चा में कुछ बातें उभर कर आई। अब इनमें से हमें बताना कि हम किसके कथन से सहमत है और किसके कथन से असहमत। नेहा ने कहा कि द्विसदनीय प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं सकता। नेहा की बातों की सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि दूसरे सदन से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। कोई भी दूसरा सदन कमजोर सदन हो सकता है, किसी क्षेत्र में उसकी शक्तियां कम हो सकती है, परंतु कोई भी दूसरा सदन निरर्थक नहीं हो सकता। भारत की राज्यसभा कुछ क्षेत्र में विशेष शक्तियां रखती है। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा गरिमा और परंपरा का प्रतीक है। अमेरिका की सीनेट भी प्रतिनिधि सदन से अधिक शक्तिशाली है। तो ऊपरी सदन के कुछ लाभ होते हैं। ऊपरी सदन निचले सदन की मनमानी को नियंत्रित करता है। निचले सदन द्वारा पारित बिलों को दोबारा विचार विमर्श का अवसर देता है। जनमत निर्माण में सहायक होता है। संघीय प्रणाली में दूसरा सदन आवश्यक है। विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम इस कथन से सहमत नहीं है। दूसरा कथन है समा का। समा का तर्क है कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। समा का कहना है कि इस सदन में योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वह अधिकांश राज्यों में परिषद में योग्य व अनुभवी व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ब्रिटेन की लॉर्ड सदन में खास वर्ग और पृष्ठभूमि के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारत और अमेरिका में भी अनुभवी और योग्य और विशेष योग्यता के सदस्यों को सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो उस पर सभी सदस्यों का मनोनयन नहीं हो सकता। त्रिदेव ने कहा यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की जरूरत नहीं। त्रिदेव का कहना सही है कि जिन राज्यों में संघीय प्रणाली नहीं है वहां द्विसदनीय विधायिका की आवश्यकता नहीं, परंतु दूसरा सदन होने से कुछ न कुछ अवश्य ही उपयोगिता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के सदन हैं। सरकार की जिम्मेदारी दोनों सदनों के प्रति है, परंतु लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा इस क्षेत्र में कमजोर है। लोकसभा के पास कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा शक्तियां होती है और वे तरीके हैं सरकार से विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछना, आलोचना करना, काम रोको प्रस्ताव, बहिष्कार करना। दोनों सदनों का अधिकार है, परंतु लोकसभा के पास कौन सा अधिकार है बेटा? अविश्वास प्रस्ताव। ये सिर्फ लोकसभा के पास ही है और सरकार को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका भी है। सरकार की स्थिरता उसके लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करती है, न कि राज्यसभा में। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है जबकि राज्यसभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से, और इसीलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण शक्ति, धन बिल यानी वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। और जब दोनों सदनों में मतभेद होता है
तो ऐसी स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि राज्यसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? ये कथन काफी हद तक सही है कि लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है, क्योंकि लोकसभा 543 चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है जो 11 अरब से अधिक भारतीय जनता की इच्छा, हित, भावनाएं और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु इस कार्य को करने के लिए लोकसभा के सदस्यों का सरकार पर नियंत्रण करना आवश्यक है। सरकार की मनमानी पर भी नियंत्रण करना आवश्यक है। जनता के हितों, इच्छाओं और आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचना भी जनहित को पूरा करने के लिए आवश्यक है, और संसद का ये कार्य जनता के हितों की रक्षा करना होता है। नीचे संसद को ज्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति असहमति का उल्लेख करें और इनके प्रभाव भी बताने। संसद को अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक काम करना चाहिए। ये विचार सही है कि वर्तमान में अगर संसद के कार्य करने के समय को देखा जाए तो निश्चित रूप से आवश्यकता से कम है, क्योंकि संसद का काफी समय व्यर्थ के विषयों में नष्ट होता है। संसद की प्रभाविकता को बढ़ाने व अधिक विषयों का उपयोगीपूर्ण तरीके से निपटारा करने के लिए संसद को अपने कार्य करने का वास्तविक समय बढ़ाना चाहिए। जनता के हित में भी संसद की दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। दूसरा, संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। ये कथन भी सही है कि संसद के सदस्यों की उपस्थिति सदन में आवश्यकता से काफी कम पाई जाती है। अधिकांश सदस्य सदन से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे सदन में बिलों पर या महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाती। अतः ये सुझाव तुरंत प्रभाव से स्वीकार करने योग्य है कि संसद में एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि संसद के अधिक से अधिक उपस्थिति को निश्चित किया जाए। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को दंडित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने पर सदस्य को दंडित कर सके। देखो बेटा, संसदीय प्रणाली की कार्यविधि में संसद के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद है। वह सदन में अनुशासन बनाए रखता है। अध्यक्ष के पास सदन की कार्यवाही को चलाने के विभिन्न नियम होते हैं और जिनके आधार पर वह विभिन्न विषयों पर निर्णय लेता है। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वाले सदस्यों को भी ये नियम और परंपरा के आधार पर दंड दे सकता है। आरिफ ये जानना चाहता है कि अगर मंत्री अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो बहुसंख्यक दल अक्सर सरकारी विधेयक को पारित कर देता है, तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है? आरिफ का मानना है कि संसदीय प्रणाली में अधिकांश बिल सरकारी बिल होते हैं जिन्हें मंत्री तैयार करते हैं। मंत्री उसको पेश करते हैं, क्योंकि सदन में सरकार उस दल की होती है जिस दल का सदन में बहुमत होता है। और इस स्थिति में व्यवहारिक से स्थिति बनती है कि संसद तो केवल उन बिलों पर स्टैंप लगाने वाली संस्था बन गई जिन बिलों को मंत्री पेश करते हैं। परंतु सरकार बनाने के बाद सदन कार्यपालिका और विधायक पालिका में बढ़ जाता है, और विधान पालिका के सदस्यों का दायित्व ये होता है कि वे सदन में जनहित को ध्यान में रखकर सरकार के निर्णयों का समर्थन करें या विरोध करें, भले ही वे किसी भी दल के हो। कार्यपालिका पूरे सदन के प्रति जिम्मेदार होती है। सरकारी दल के सदस्य, विरोधी दल के सदस्य सभी विधान पालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका में मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, और शासक दल के सदस्य सरकार की हर सही और गलत बात का समर्थन करेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी भी संसद के सदस्यों के रूप में अपनी भूमिका होती है। आप निम्नलिखित में से किस कथन से सबसे ज्यादा सहमत हैं? सांसद विधायकों को अपनी पसंद की पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए। दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद विधायकों पर बढ़ा है। दल बदल हमेशा स्वार्थ के लिए होता है। इस कारण जो विधायक सांसद उसमें दूसरे दल में शामिल होना चाहते हैं उसे आगामी 2 वर्षों के लिए मंत्री पद के अयोग्य करार कर दिया चाहिए। हम तीसरे कथन से सहमत हैं। दल बदल राजनीतिक दलों के स्वार्थ के आधार पर किया जाता है। ऐसे बहुत से कम उदाहरण हैं जहाँ सिद्धांत के मतभेद के कारण दल बदल हुआ। भारत में दल बदल को नियंत्रित करने के लिए प्रयास भी किए गए। 52वां संशोधन हुआ है। दूसरा संविधान इस दिशा में एक पहला कदम यह था कि इसे प्रभावशाली कदम था, परंतु इससे भी दल बदल नहीं घटा बल्कि इससे और अधिक बढ़ा। अतः सुझाव यही है कि दल बदल को रोकने के लिए सख्त दंड आवश्यक है। दल बदल करने वाले सदस्यों को मंत्री या अन्य किसी महत्वपूर्ण लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए और सदन से उसकी सदस्यता भंग हो जानी चाहिए।